तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है। साइंस में अभी हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं और बॉटनी में हम लोग शैवालों पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले कई लेक्चरों में हम लोगों ने शैवालों से जुड़े हुए कई सारे बिंदुओं पर डिस्कशन कर लिया है। अब दो बिंदु बचे हुए थे। एक हम लोगों को जानना था कि शैवालों के जो महत्वपूर्ण वर्ग हैं उनके बारे में हम लोग जान लें, कौन कौन से वर्ग हैं और उसमें कौन कौन से शैवाल आते हैं, उस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। और ये दूसरा जो पॉइंट बचा हुआ था वह था शैवालों के आर्थिक महत्व, या जिसे हम लोग बोलते हैं लाभदायक शैवाल या हानिकारक शैवाल। तो अभी हम लोग शैवालों के वर्ग पे डिस्कशन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण जो वर्ग है। तो अभी पहले वर्ग पे हम लोगों का डिस्कशन शुरू हुआ है। कौन सा वर्ग था? साइनोफाइसी वर्ग। जो शैवालों के वर्ग में साइनोफाइसी वर्ग है, जिसके अंतर्गत नील हरित शैवाल आता है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह जो साइनोफाइसी वर्ग है, शैवालों का वर्ग, ये पादप जगत के वर्ग में साइनोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। ये भी बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। नील हरित शैवालों पर हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि नील हरित शैवाल का एक परिचय हम लोगों ने देखा था। और साथ ही मैंने दो चीज़ें बताई थी कि नील हरित शैवाल जीवाणु से भी समानता रखते हैं, इसी वजह से उन्हें साइनोबैक्टीरिया कह दिया जाता है। और कई सारे नील हरित शैवाल लाल शैवालों से भी समानता रखते हैं। लाल शैवालों से किस मामले में समानता रखते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा पिछले लेक्चर में कर लिया। और हम लोगों ने यह भी देख लिया था कि लाल शैवालों से क्या समानता है इनके और क्या भिन्नता है। साथ ही नील हरित शैवालों के जो प्रमुख लक्षण या प्रमुख विशेषता थी उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा कि नील हरित शैवाल और जीवाणु में समानता कैसे आती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि शैवाल जहाँ यूकैरियोट्स होते हैं, वहीं जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो कई सारे मामले में हम लोग ये पाते हैं कि जो नील हरित शैवाल है, जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसे नील हरित जीवाणु भी कह दिया जाता है, ये कई मामलों में जीवाणुओं के समक्ष हो जाता है या जीवाणुओं से समानता रखता है, जीवाणुओं के समान है। इसकी कोशिका संरचना जीवाणुओं की बिल्कुल इक्वल पाई जाती है, इसी वजह से इसे जीवाणुओं के करीब रख दिया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस पर अध्ययन किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया का नामकरण किस प्रकार से किया गया, फिर जीवाणुओं से क्या इनकी समानताएं हैं, फिर जीवाणुओं से किस मामले में ये भिन्न है ये देखना है। साथ ही नील हरित शैवालों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लोग जानेंगे। और ये नील हरित शैवाल से खूब प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसे आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, हम लोग का हेडिंग होगा नील हरित शैवालों का जीवाणुओं से समानता। नील हरित शैवालों का जीवाणुओं से समानता, जीवाणुओं से समानता, ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं इस चीज को लेकर के, इसके इतिहास को देख लेते हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया का नामकरण क्यों दिया गया, किसने दिया, किस संस्था के द्वारा दिया गया, ये जान लेते हैं। कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खूब अध्ययन करने के बाद ये पाया कि एक्चुअल में जो नील हरित शैवाल है वो जीवाणुओं के करीब है, इस वजह से इन्हें नील हरित जीवाणु नाम दे दिया गया या इन्हें साइनोबैक्टीरिया कह दिया गया। इन्हें जीवाणु उसमें शामिल कर लिया जाता है कि ये जीवाणुओं के करीब है। तो दो वैज्ञानिक थे बेसिकली, एक का नाम था जिनका नाम था एक्लिन, ध्यान रखिएगा, एक्लिन, तो दूसरा का नाम था मोरिस। इन्होंने खूब अध्ययन किया नील हरित शैवालों का, खूब जम करके देंगे। जब ये अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के बाद ये पाते हैं कि जीवाणुओं की जो कोशिकाएं हैं, नील हरित शैवालों की कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा समानता है। इस वजह से इन्होंने रिकमेंड किया कि इनका नामकरण कर दिया जाए कुछ और। तो नील हरित शैवालों का फिर नामकरण होता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नामकरण होता है। जीवाणुओं के नामकरण एक संस्था के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर बैक्टीरिया। ये एक संस्था है जो जीवाणुओं के नामकरण करती है, जो अलग अलग जीवाणु पाए जाते हैं तो उनका क्या नाम होगा यही तय करती है। तो यही संस्था ने साइनोबैक्टीरिया नाम दिया था, किसका? नील हरित शैवालों का। चलिए ऐसे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एक्लिन तथा मोरिस ने नील हरित शैवालों का विस्तृत अध्ययन किया तथा अपने अध्ययन में इन्होंने यह देखा कि नील हरित शैवालों की कोशिका
कोशिका शैवालों की अपेक्षा अन्य शैवालों की अपेक्षा अन्य शैवालों के वर्गों की अपेक्षा जीवाणुओं के करीब है, जीवाणुओं के समान है। ध्यान रखिएगा, जब ये अध्ययन करें तो लगातार इन्होंने पाया कि जो नील हरित शैवाल हैं, बाकी के जो शैवाल हैं, बाकी अन्य वर्गों के जो शैवाल हैं, इनकी कोशिका संरचना बाकी अन्य शैवालों की कोशिका संरचना के करीब नहीं है, बल्कि इनकी कोशिका संरचना कितना है, जीवाणुओं के करीब है। अपेक्षा जीवाणुओं के करीब है, समान नहीं बल्कि करीब लिखे, जीवाणुओं के करीब है, जीवाणुओं के करीब है, जीवाणुओं के करीब है। यही कारण है कि इन्होंने अपनी इस शोध को आधार बनाते हुए नील हरित शैवालों को जीवाणुओं के वर्ग में रखने की सिफारिश की। जीवाणुओं के वर्ग में रखने की सिफारिश की। ध्यान रखिएगा, इन्होंने रिकमेंड कर दिया कि एक्चुअल में इनकी जो कोशिका संरचना है जीवाणुओं के बहुत ही करीब है, इस वजह से इन्हें शैवाल के श्रेणी में न रख करके जीवाणुओं के श्रेणी में रख दिया जाए। इसीलिए हम लोग जब साइनोबैक्टीरिया पढ़ते हैं तो इसे बैक्टीरिया माना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को, लेकिन ये शैवाल है साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का। तो इनकी इसी सिफारिश के आधार पर लिख लीजिएगा, एक्लिन और मोरिस की सिफारिश के आधार पर, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिए, पैराग्राफ चिन्ह कर रखिए, एक्लिन और मोरिस की सिफारिश के आधार पर ही, मोरिस की सिफारिशों के आधार पर ही, जीवाणु नाम, इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा, जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संहिता, यही है जीवाणु नामकरण वाली अंतर्राष्ट्रीय संहिता। इसको इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लीजिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, CLATURE, क्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता है, कोड है, ध्यान रखिएगा, ये संहिता, कोड, कानून। तो जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता ने नील हरित शैवालों को साइनोबैक्टीरिया नाम दिया। जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता ने नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया नाम। इसीलिए आज नील हरित शैवालों का अध्ययन शैवालों की अपेक्षा जीवाणु वर्ग में अधिक किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आज नील हरित शैवालों का अध्ययन जीवाणु के वर्ग में ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग जब बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो खूब नाम आ रहा था वहाँ पे नील हरित शैवालों का। कई सारी किताबों में आप देखेंगे जब जीवाणु जब होता है तो वही जो है कि मोनेरा जगत में ही इसका अध्ययन कर दिया जाता है, किसका, नील हरित शैवालों का। लेकिन हम लोग चूँकि पता है कि ये एक्चुअल में है तो शैवाल है, इसकी कोशिका संरचना भरे ही जीवाणुओं के समय मिल रहा है, लेकिन माना जाता तो शैवाल ही है। इस वजह से इसका अध्ययन हम लोग शैवालों के अंतर्गत कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बस आपको दिमाग में रखना है कि ये जो नील हरित शैवाल है
इसकी कई सारी खूबियां हैं जो जीवाणुओं से मिलती है, लेकिन वो पूरी तरीके से जीवाणु भी नहीं है, क्योंकि कई सारी ऐसी खूबियां हैं जो जीवाणुओं से नहीं मिलती है। इस वजह से इसका अध्ययन शैवालों के अंतर्गत ही सामान्यतः करना चाहिए। ये अलग चीज़ है कि जीवाणुओं के अंतर्गत कई सारी किताबों में जीवाणु में ही इसको शामिल करके पढ़ा दिया जाता है, साइनोबैक्टीरिया। लेकिन मैंने क्या बताया कि है तो एक्चुअल में शैवाल ही। हाँ, बैक्टीरिया से कई सारी समानताएं होने के कारण इसका अध्ययन वहाँ पे कर लिया जाता है, तो भी गलत नहीं है, लेकिन इसका अध्ययन स्पेशली शैवालों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, क्योंकि यह है शैवाल। ये अलग चीज़ है कि इसकी बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा समानता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये लाल शैवालों से भी इसकी समानता होती है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने लिखाया था कि लाल सामानों से भी इसकी समानता, कई सारी चीज़ें होती हैं लाल सामानों से समानताएं होती है। लाल सागर का लाल रंग, नीलहरी शैवाल है जो लाल रंग का है, लाल इस वजह से लाल नजर आता है हमें, तो नीलहरी शैवाल ही है वो, ध्यान रखिएगा, जिस वजह से लाल सागर का रंग लाल नजर आता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए यहाँ पे, जीवाणु और नीलहरी शैवाल में समानता। जीवाणु और नीलहरित शैवाल में समानता। समानता क्या क्या समानता देखिए। पहली समानता थी मुझे कि दोनों की कोशिका संरचना प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक नहीं है बल्कि प्रोकैरियोटिक है। तो दोनों की कोशिका संरचना, दोनों की कोशिका संरचना प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक। दूसरा समानता है कि दोनों एंटीबायोटिक के प्रति समान रूप से संवेदनशील है। जब हम लोग जीवाणु पढ़े तो मैंने बताया था कि कई एंटीबायोटिक जीवाणुओं से भी बनाए जाते हैं, और आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पहला एंटीबायोटिक है कवक से बनाया गया था। जब एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता देखते हैं हम, तो हम पाते हैं कि शैवाल भी उतने ही संवेदनशील हैं जितना कि जीवाणु एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील हैं। तो दोनों में यह गुण भी समान रूप से पाया जाता है। तो लिखिए, दोनों एंटीबायोटिक के प्रति। अब एंटीबायोटिक क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने समझा दिया है। देखिए, बार बार एक ही चीज़ को है ना समझाएंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। ये जीवाणु पढ़ते समय खूब मैंने लिखवाए भी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, ये सारी चीज़ें मैंने लिखवाया है, एग्जाम्पल भी मैंने लिखवा दिया है। अगर आप क्रम से इस लेक्चर को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो आपको नोट्स पलटेंगे, आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप मुझसे पढ़िए तो सीक्वेंस में पढ़िए। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ लेक्चर वाइज 1 2 3 4 करके, उस तरीके से पढ़िए, और हमेशा नोट्स बनाते चलिए। आप जितना अच्छा नोट्स बना सकते हैं नोट्स बनाइए। देखिए, मुझे यहाँ लिखना होता है, मैं लिख लिख के इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपके राइटिंग से मैं मैच कर जाऊँ, यानी आप भी लिखिए हमारे साथ में, मैं भी लिखूँ आपके साथ। इस वजह से मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ऑफलाइन मोड की तरह ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बोल दूँ, मज़ा नहीं आएगा ऑनलाइन में, मैं बोलूँ यहाँ पे आप लिखिए। इसलिए होता है कि मैं लिखता हूँ, साथ में लिखता हूँ, तो फिर कई जगह जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ टिक मार के मैं समझा भी देता हूँ, ये फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे। कोशिश हमारी है कि ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन की तरह दिया जाए, जो कि यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। देखिए, पीपीटी बना करके पढ़ा देना एक्चुअली में बहुत बेस्ट तरीका नहीं होता। इसमें हमारी मेहनत कम हो जाती है। पीपीटी में आएंगे बस लाइन बाई लाइन बोल के चले जाएंगे, लेकिन पीपीटी में क्या होता है, कई सारी चीज़ें मिस हो जाती है, जो मैं समझाना चाहूँ हो सकता है ना समझा पाऊँ। ऐसे क्या होता है, बोल करके लिखने से, सेंटेंस बना करके लिखना और करना, लिखवाना आप लोगों को, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी भी दिमाग में आती है, रिफ्लेक्ट होती है बहुत सारी चीज़ें। फिर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं समझाते हुए चलता हूँ, एक एक चीज़ कनेक्ट करते हुए चलता हूँ। इससे आपके दिमाग में भी बेहतर तरीके से घुस जाएगा। एक ही बार की क्लास में आप पाएंगे कि 60 से 70% चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। दोबारा आप जहाँ नोट्स आप पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते ही आपके दिमाग में बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, तो 100% चीज़ें आप कवर कर लेते हैं। ये बेहतर तरीका होता है। खास तौर से मैं बार बार बोलता हूँ कि सिविल सर्विसेज वाले बच्चों, क्योंकि उन्हें मेहनत करने से भागना नहीं। वनडे एग्जाम में जहाँ पे सिर्फ टिक मारना होता है, वहाँ पे तो काम हो जाता है आपका, आप मेहनत से भाग भी सकते हैं, पीपीटी और बाकी चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना भी आगे चल करके, ये सारी प्रैक्टिस है। भले ये प्री के लिए है, लेकिन आंसर राइटिंग बाकी चीज़ों में बहुत काम आता है, सेंटेंस बनाना, ये सारी चीज़ें, यही सब प्रैक्टिस आपको आगे लेकर के जाता है मेंस में, फिर वही चीज़ आपको इंटरव्यू में लेकर के जाता है। इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि हमारे क्लासेस को आप सीक्वेंस में लिखते चलिए। जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके से लिखते चलेंगे, आपको मज़ा आएगा। ज्वाइन कर लीजिए क्लास और पूरा पढ़ डालिए, नोट्स बना लीजिए। एक बार बना लेंगे आपका काम हो जाएगा हमेशा के लिए। तो देखिए, दोनों एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता में समान है, संवेदनशीलता में समान होते हैं, समान होते हैं। यानी एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता मतलब जितना असर जीवाणुओं पे एंटीबायोटिक करता है, उतना ही असर शैवालों पे भी एंटीबायोटिक करता है।
ध्यान रखिए, इसीलिए यहाँ लिखा है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब होता है ग्रहण करना, असर करना। अगर जीवाणुओं को एंटीबायोटिक देने से जीवाणु नष्ट हो सकते हैं, तो शैवाल अगर ऐसे रोग पैदा करें, अगर इनको एंटीबायोटिक दिया जाए तो ये भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए शैवाल जनित रोगों में भी एंटीबायोटिक दे देते हैं, ध्यान रखिए। क्लियर है? तो पहला तो हो गया इनकी कोशिका स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रोकैरियोट्स, जबकि बाकी के शैवाल यूकैरियोट्स हैं। नीलहरी शैवाल के हैं प्रोकैरियोट्स। नीलहरी शैवाल जो कि कोशिका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स है, तो जीवाणु भी प्रोकैरियोट्स है। जीवाणु एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होता है, तो ये नीलहरी शैवाल भी एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होता है। 2 हो गया। तीसरा लिखिए पॉइंट, अनेक नीलहरी नीलहरित शैवालों में जीवाणुओं के समान, ध्यान रखिएगा, जीवाणुओं के समान आनुवांशिक पुनर्योजन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में बार बार डीएनए रिकॉम्बिनेशन निकल जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसको बुलाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये एक जनन की प्रक्रिया है, जैसे सेक्सुअल जो है कि रिप्रोडक्शन के तौर पे इसे देखते हैं हम लोग। हालांकि इसे बोला ही जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चीज़ें हम लोग को लैंगिक जनन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो कई नीलहरी शैवालों में ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया लैंगिक जनन शैवालों में नहीं मिलता, लेकिन ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तीसरी समानता हो गया। चौथा समानता लीजिए, नीलहरी शैवाल अनेक जैव रासायनिक क्रियाओं में जीवाणुओं से समानता रखते हैं। जैव रासायनिक क्रिया जो उनके अंदर चलती है, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन आदि का उपापचय, ये सब सारे क्या होता है, उसमें जीवाणु समानता है। जैसे लिख लीजिए, जैसे सल्फर कमा लगा दीजिएगा, नाइट्रोजन आदि का उपापचय, ये सारी चीजें मैंने समझा है। सल्फर, नाइट्रोजन आदि का उपापचय जो एक जैव रासायनिक क्रिया मानी जाती है। जैसे जीवाणुओं के अंदर जो जैव रासायनिक क्रिया होती है, वैसी ही क्रिया हमें शैवालों में भी देखने को मिलती है। ये क्रियाएं कहाँ देखने को मिलती है? जब उनका पाचन होता है, बाकी भोजन बनाते हैं, तो उसमें जैव रासायनिक क्रिया होती है, तो वहाँ पे हमें जीवाणुओं के अंदर देखने को मिलता है। यही चीज़ें हमें शैवालों में भी देखने को मिल जाता है। तो 4 हो गया समानता। 1 2 और लिख लीजिए, इस पर 1 और लिख लीजिए। 5वां है ना, लिखिए, जीवाणुओं में क्या लिख रहे हैं, नीलहरित शैवालों में श्लेष्मी आवरण पाया जाता है। यह आवरण जीवाणुओं में भी देखने को मिलता है। तो एक आवरण पाया जाता है, श्लेष्मी आवरण। जैसे जीवाणु है, उसके ऊपर एक आवरण, एक परत, आवरण यानी कि एक परत श्लेष्मी आवरण की पाई जाती है। नीलहरी शैवालों में और जीवाणुओं में, दोनों में एक श्लेष्मी आवरण की परत हमें देखने को मिलती है। जब उनका हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक श्लेष्मी आवरण है। तो ये 4 समानता है, 5 समानता है। बेसिकली 4 आपको याद ही रखना है, ये भी एक एक्स्ट्रा इसमें जोड़ सकते हैं, हालांकि इतना डीप में जाकर के नहीं पूछेगा। जीवाणु और नीलहरी शैवालों में समानता को लेकर के 4 पॉइंट से चीज़ें पूछ सकता है। जैव रासायनिक क्रिया को लेकर पूछ सकता है, दोनों में पाया जाता है। दूसरा पूछ सकता है कि नीलहरी शैवाल और जीवाणु में आनुवांशिक पुनर्योजन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये पॉइंट भी पूछ सकता है। दूसरा है दोनों में एंटीबायोटिक प्रति संवेदनशीलता होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें, यहाँ से 3-4 पॉइंट से पूछ सकता है। 1-2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया है आपके जानकारी के लिए।
जिससे आपका नॉलेज और बढ़ जाएगा और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपके अंदर। तो ये समानताएं पाई जाती हैं। और मैंने ऊपर भूमिका इसका लिखवा दिया है कि एकलिन और मोरस ने अपने अध्ययनों में पाया कि जीवाणुओं की जो कोशिका संरचना है वो नीलहरी शैवालों की कोशिका जो संरचना है वो जीवाणुओं के ज़्यादा करीब मानी जा रही है। इस वजह से उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि नीलहरी शैवालों को जीवाणुओं की श्रेणी में रख दिया जाए। और जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इससे नीलहरी शैवालों को एक नाम दिया साइनोबैक्टीरिया, यानी कि इसे बैक्टीरिया के रूप में एक्सेप्ट किया गया, लेकिन किस रूप में? साइनोबैक्टीरिया के रूप में एक्सेप्ट किया गया, जो जीवाणु भी है और नीलहरी शैवाल भी। क्लियर हो गया? ये तो हो गया समानता। अब बात कर लेते हैं असमानता की। हेडिंग डाल लीजिए असमानता। असमानता क्या हो सकता है? प्रमुख रूप से एक दो असमानता है। एक तो आपको पता है कि जहां जीवाणु में फ्लैजिला पाया जाता है, नीलहरी शैवालों में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। पहली असमानता तो ये होगी। लिखिए नंबर 1, लिखिए जीवाणुओं में फ्लैजिला पाया जाता है जबकि नीलहरी शैवालों में इसका अभाव होता है। नीलहरी शैवालों में इसका अभाव होता है, इसका अभाव। क्लियर? दूसरा प्रमुख अंतर, जीवाणुओं में क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता जबकि नीलहरी शैवालों में पाया जाता है। तो लिखिए जीवाणुओं में क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता, जबकि नीलहरी शैवाल में पाया जाता है। नीलहरी शैवाल में पाया जाता है। क्लियर? तो दो प्रमुख अंतर हैं जीवाणु और नीलहरी शैवालों में। क्लियर हो गया? यहाँ पे जीवाणु और नीलहरी शैवाल। साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। दिखा देंगे ढेर सारी समानताओं की वजह से। जीवाणु नामकरण की जो अंतर्राष्ट्रीय संहिता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर बैक्टीरिया, उन्होंने इसे साइनोबैक्टीरिया का नामकरण कर दिया। उसकी समानताओं को देखते आपसे पूछा जाए कि नीलहरी शैवाल लाल शैवालों से किस प्रकार से समानता है, तो मैंने पिछले लेक्चर में वो सारी चीजें लिखा दिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, 4 पॉइंट्स बिंदु लिख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शैवालों का जो अलग वर्ग है उस पर डिस्कशन करेंगे और बाकी के वर्ग छोटे छोटे वर्ग हैं। तो मान के चलिए कि 1 या 2 लेक्चर में हम लोग 5-6 वर्गों पे डिस्कशन कर लेंगे। फिर उसके बाद आएंगे शैवालों का जो आर्थिक महत्व है, लाभदायक शैवाल और हानिकारक शैवाल, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रमुख नीलहरी शैवाल एग्जाम्पल लिख लीजिए। प्रमुख नीलहरी शैवाल, ये भी इंपॉर्टेंट आपको जानना है। नाम प्रमुख नीलहरी शैवाल, ये भी देख लीजिए। यहाँ से कैसे पूछ सकते हैं, जैसे एनाबीना, ये क्या है? नीलहरी शैवाल है। नॉस्टॉक, ये क्या है? ये भी नीलहरी। साइटोनीमा, ये भी नीलहरी शैवाल है। आसिलोटोरिया, ये भी नीलहरी शैवाल है। आसिलोटोरिया। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना होगा, लीना या लाइना इसे पढ़ते हैं, स्पाइरुलाइना या स्पाइरुलिना, ये भी है। ट्राइकोडेस्मियम, ये भी नीलहरी शैवाल है। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है ना। यही क्या है? लाल सागर में लाल रंग होने का कारण, लाल सागर में लाल रंग होने का कारण, सर में लिखवाया था क्या पिछले लेक्चर में? लाल सागर में लाल रंग होने का कारण है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। यही शैवाल है जो लाल सागर में पाया जाता है, कलर लाल होता है, इस वजह से लाल सागर का रंग लाल होता है। और ये क्या है? एक नीलहरी शैवाल है। तो ये ध्यान रखिएगा, नीलहरी शैवालों की श्रेणी में आता है, क्योंकि लाल शैवालों से समानता रखता है नीलहरी शैवाल, तो उस श्रेणी में यहाँ आता है। तो ये 4-5 नाम तो आपको खूब अच्छे तरीके से याद रखना है। और एक नाम याद रखें, एक और नाम है, बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है, लिंगबया। लिंगबया, इसका स्पेलिंग में लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग को जो पढ़ना होगा पढ़िएगा। आप लोग अपने हिसाब से पढ़िए, मेरे हिसाब से तो ये लिंगबया ही पढ़ा जाएगा। LYNGBYA। अब इसको जो पढ़ना है पढ़िए, मंगल सही लिखा, यही पढ़ा जाएगा लिंगबया।
एक आता है एक और है प्रोटोकोकस, प्रोटोकोकस। एक है डर्मोकार्प। एक और है रिबुलेरिया, कहीं कहीं आता है टिबुलेरिया। तो आपको कौन कौन से नाम याद रखना नीले सवाल? बेसिकली आपको एना बिना याद रखना, नास्टक, साइटोनीमा, असिट्रोबुलेरिया, स्पाइरुलिना, ये तरह नाम तो याद ही रखना है। बाकी इसमें आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे आपके दिमाग में रहेगा। ये सारे नील हरित शैवालों की श्रेणी में आते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे आ जाते हैं, लिख लीजिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला तथ्य क्या बताया कि जो नील हरित शैवाल है पादप जगत वर्ग के साइनोफाइटा वर्ग में रखे जाते हैं। लिखिए नील हरित शैवाल पादप जगत के साइनोफाइटा वर्ग में रखा जाता है। नील हरित शैवाल को पादप जगत के साइनोफाइटा वर्ग में रखा जाता है तथा ध्यान रखिएगा, तथा प्रोकैरियोटिक संरचना के आधार पर इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। मोनेरा जगत कौन सा है? वही जगत जिसमें जीवाणु रखा जाता है, मोनेरा जगत में रखा जाता है। इसी प्रकार शैवाल के अंतर्गत इसे साइनोफाइसी वर्ग में रखा जाता है। साइनोफाइसी वर्ग में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये नील हरित शैवाल किस में आ गया? शैवालों के श्रेणी में भी आ गया और ये बैक्टीरिया के श्रेणी में भी आ गया। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो नील हरित शैवाल है, शैवाल क्या है? एक प्रकार का प्लांट है। ध्यान रखिए, ये क्या है? एक प्रकार का ये पादप है, प्लांट है ये शैवाल। दूसरा ये शैवाल है जो कि नील हरित, और तीसरा इसकी जो संरचना है प्रोकैरियोट संरचना है। शैवाल की संरचना कैसी होती है? यूकैरियोट्स होती है। तो जब प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में किस में आ जाएगा? ये साइनोफाइटा वर्ग में। प्लांट में आ जाएगा साइनोफाइटा वर्ग में। जब हम शैवाल की बात करेंगे तो शैवाल में किस में आ जाएगा? साइनोफाइसी वर्ग में। लेकिन प्रोकैरियोट संरचना की जब बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स के आधार पर इसे रखा जाता है मोनेरा जगत में। और मोनेरा जगत में क्या रखता है? जीवाणु भी आता है। अभी हम लोगों ने समझा था इसी चीज को कि नील हरित शैवालों को तीनों वर्गों में शामिल कर लिया जाता है। तो यहां से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रश्न अगर आता है तो आप तीनों मारेंगे कि नील हरित शैवाल किस में रहेगा? विकल्प में आ गया, तीनों आ गया। पादप जगत को वर्ग दे दिया साइनोफाइटा, शैवालों को वर्ग साइनोफाइसी, और मोनेरा जगत, तो आप मारेंगे 1 2 3 तीनों सही है। कोई एक आएगा तो फिर आप तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब तीनों आता है तो तीनों आपको मान लेना है, क्योंकि तीनों के श्रेणी में जाता है। क्योंकि इसकी कोशिका संरचना प्रोकैरियोट्स होने के कारण इसे मोनेरा जगत में रख दिया जाता है, और उसी मोनेरा जगत में जीवाणु भी होता है। शैवाल वर्ग है, क्योंकि शैवाल यूकैरियोट्स होते हैं तो शैवालों के वर्ग में से इसीलिए एक अलग वर्ग बनाया गया इसका साइनोफाइसी वर्ग में। और चूंकि एक प्लांट है, एक पादप है शैवाल, तो प्लांट के वर्ग में ये साइनोफाइटा के वर्ग में आता है। कौन? नील हरित शैवाल। ये तो पहला पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट तथ्य। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्या है कि नील हरित शैवाल पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे पहले जीव थे जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे और जिसके माध्यम से वो ऑक्सीजन मुक्त करते थे। तो लिखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ये प्रथम जीव थे जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे। तीसरा, ये बाकी के शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। नील हरित शैवाल जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ये ऑक्सीजन मुक्त करने वाले भी
करने वाले भी प्रथम जीव थे। ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीजन मुक्त करने वाले भी प्रथम जीव थे और इन्हीं के कारण पृथ्वी में ऑक्सीजन क्रांति आती है। इन्हीं के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन क्रांति आती है, ऑक्सीजन क्रांति आती है और पूरा पृथ्वी वायवीय, एयरोबिक जिसे बोलते हैं, वायवीय हो जाती है। इसी कारण इन्हें पृथ्वी पर वायुमंडल के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। निर्माण का श्रेय दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी कारण इन्हें पृथ्वी पर निर्माण का, वायुमंडल के निर्माण का श्रेय दे दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर ये नहीं होते तो शायद पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से नहीं मौजूद था। स्वतंत्र ऑक्सीजन हमें मुक्त होता है किसकी वजह से? इनके वजह से होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है जब मैं पढ़ा रहा था पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। ये पृथ्वी पर सबसे सरलतम जीव माने जाते हैं, ध्यान रखिए, लिख लीजिए। ये पृथ्वी के सबसे सरलतम जीव माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट होगा ना, तीसरा नहीं, चौथा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट। ये पृथ्वी के सबसे सरलतम जीवधारी समूह माने जाते हैं। जीवधारी समूह माने जाते हैं, ठीक। लिखिए, लाल सागर का लाल रंग, मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पे लिख लीजिए। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम, ये प्रश्न पूछा गया है। ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम नामक नील हरित शैवाल के कारण, नील हरित शैवाल के कारण होता है। अच्छा, छठवां लिखिए, साइनोबैक्टीरिया मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है। जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण नहीं करते, बल्कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले कुछ जैसे अनिल हरित शैवाल हैं, जिसका नाम लिख लीजिए, स्थिरीकरण करते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एजोस्पाइरिलम, फिर एजोबैक्टर, इतना नाम याद रखिएगा आप लोग, एजोबैक्टर आदि। इसके अलावा जो नील हरित शैवाल है, कई सारे जंतुओं के भोजन भी बनते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि नील हरित शैवाल कई सारे जंतुओं के भोजन बनते हैं। जो समुद्री मछलियाँ होती हैं, नील हरित शैवाल खा करके जीवित रहती हैं। तो एक तरह फूड चेन का भी काम करते हैं। जैसे फूड चेन कैसे होता है, जैसे नील हरित जो शैवाल है, या जो भी शैवाल है, बेसिकली नील हरित शैवाल के डिस्कशन कर लेते हैं। कई सारे ऐसे शैवाल हैं जिसमें कई सारे विटामिन पाए जाते हैं नील हरित शैवाल में। इन नील हरित शैवालों को खाती हैं मछलियाँ खाई, फिर मछलियों को खाया कौन? मानव। तो विटामिन कहाँ पहुँच गया? नील हरित शैवाल में विटामिन से मछलियाँ खाई, यहाँ आया, यहाँ से पहुँच गया मानव में, मानव के अंदर चला गया। तो एक फूड चेन का भी काम करती है। और ये मछलियाँ मतलब जान लीजिए, समुद्री मछलियों के अलावा तालाब वगैरह में भी खूब नील हरित शैवाल होते हैं, काई वगैरह होता है, मछलियाँ खाती हैं। तो वहाँ मछलियों के पेट में गया, फिर मछलियों से फिर बाकी जगहों। कई बार होता है कि ये नील हरित शैवालों को छोटे छोटे जंतु खा रहे हैं, फिर उनको मछली खाया, फिर वहाँ से आ गया, फिर मनुष्य के भोजन का पार्ट बन गया। तो एक प्रकार के फूड चेन का भी काम करते हैं। फूड चेन में भी एक अहम भूमिका निभाती है। तो लिख लीजिए, नील हरित शैवाल। लिखिए, अनेक नील हरित शैवाल मछलियाँ व अन्य जंतुओं के लिए भोजन का कार्य करते हैं। जिससे
जीवों को प्रोटीन की आपूर्ति होती है, प्रोटीन की आपूर्ति होती है। ध्यान रखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, जैसे आसिलेटोरिया, आसिले या आसिलोटोरिया, स्पाइरुलिना, 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 एनाबीना, ये भी नील सवाल है। एनाबीना इसको खाते हैं मछलियाँ, कई सारे जंतु। मैंने दोनों चीज़ समझाया यहाँ पे कि अगर ये नील हरी शैवाल है, सपोज करिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए में यहाँ लिख दे रहा हूँ, नील हरी शैवाल है। कई बार क्या होता है कि इसे कुछ जंतु खा लेती हैं, कुछ जंतु खाएं, कुछ जंतु इन द सेंस कीड़े मकोड़े खा लेते हैं इसे, कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुछ अन्य जंतु खा लेते हैं इसे। तो इस इन जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को मान लीजिए मछली खाता है पानी में। कई बार क्या होता है कि नील हरी शैवालों को सीधे सीधे मछली ग्रहण कर लेता है, कुछ क्या होता है मछली इनडायरेक्ट वे में ग्रहण करता है नील हरी शैवालों को। फिर क्या होता है, ये मछलियाँ किसका हिस्सा बनती हैं, मानव भोजन का हिस्सा बनती हैं मछली, मानव भोजन का हिस्सा बनती है। तो यहाँ से जो प्रोटीन और विटामिन पाए जा रहे हैं, कई सारे विटामिन और प्रोटीन पाए जा रहे हैं, ये प्रोटीन और विटामिन यहाँ से आया मछलियों में, फिर डायरेक्ट लेते हैं तो मछली आ गया, फिर मछली से पहुँच गया मानव के अंदर। तो एक प्रकार क्या होता है कि ये एक फूड चैन का हिस्सा बन जाती है, फूड चैन का हिस्सा बन जाती है। फूड चैन क्या होता है, इसे हम लोगों ने इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लेक्चर में खूब डिटेल में समझा है। जिन लोगों ने अभी इकोलॉजी एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा वो पढ़ लेगा, एक बार मुझसे जरूर पढ़ लेगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके इकोलॉजी एनवायरनमेंट के क्लियर हो जाएंगे। आपको करना क्या होगा, सिर्फ नेशनल पार्क कितना बढ़ गया कितना घट गया, ये सब चीज़ें जो वन लाइनर है वो चीज़ें आपको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि लेक्चर हमारा 1-2 साल पुराना है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको दोबारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट कोचिंग नहीं करना होगा, करंट से आपका काम चल जाएगा। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें घटा बढ़ा जो है, बस वही से आपको चीज़ें मैनेज करना होगा, बाकी कुछ भी आपको मैनेज करने की जरूरत है। तो फूड चैन क्या होता है, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। जो लोग नहीं देखें वो जरूर इसे देख लेंगे, इस लेक्चर को परचेज कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। एक बार आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, हमेशा देखिए, फिर वो लेक्चर कभी ऐसा नहीं होगा कि उसकी वैलिडिटी नहीं, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ मैं देता हूँ। ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट का लेक्चर, एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर, 2 लेक्चर में आपको अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ देता हूँ। एक बार ले लीजिए, जिंदगी भर देखिए, जिसको मन करे उसको दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बताया कि ये फूड चैन का हिस्सा बनती है। तो यहीं पे लिख लीजिए इस प्रकार, 8वां पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, 7वां है ना, 8वां लिखिए, विभिन्न जंतुओं का भोजन बनने के कारण नील हरी शैवाल फूड चैन में अहम हिस्सा निभाते हैं। फूड चैन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इसे लिखिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक लास्ट, ये जो नील हरी शैवाल है कई जंतुओं के साथ सहजीवी संबंध भी बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में भी होते हैं। तो लास्ट लिख लीजिए कि अनेक साइनोबैक्टीरिया या अनेक नील हरी शैवाल जीवधारियों के साथ सहजीवी संबंध भी बनाते हैं, सहजीवी संबंध क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। ऐसा संबंध जो दोनों एक दूसरे से लाभ पहुँचाएं, किसी के साथ जुड़े तो एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। जैसे कई नील हरी शैवाल ऐसे होते हैं जो समुद्री मछलियों के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं, उनको भोजन प्रदान करते हैं, उनसे कुछ प्राप्त भी होता है, उन्हीं के अंदर रहते हैं समुद्री मछलियाँ। कहा जाता है कि कुछ व्हेल मछलियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर कई टन नील हरी शैवाल प्राप्त होते हैं, उन्हीं के नालों, गले वाली जो नाल होती है उसमें फंसे होते हैं, उनके मुंह में रहते हैं, वो चिपके रहते हैं, मरते नहीं हैं, समुद्री मछलियों के मुंह में चिपके हुए हैं। अब वहाँ से समुद्री मछलियों को कुछ भोजन मिल रहा है, उससे उनको समुद्री मछलियों से पोषण मिल रहा है। तो इस प्रकार के संबंध होते हैं। जैसे मछलियाँ लिख लीजिए, जैसे कुछ बड़ी समुद्री मछलियाँ समुद्री मछलियों के मुंह में सहजीवी रूप में रहती है, सहजीवी रूप में रहती है, ध्यान रखिएगा।
उनके साथ सहजीवी रूप में वो लंबे समय तक मुंह में बनी रहती है। तो ये तो हो गया हम लोगों का नीलहरित शैवाल। उम्मीद है नीलहरित शैवाल अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे नीलहरित शैवाल के बाद फिर हरे शैवाल हैं, फिर भूरे शैवाल हैं, एक गोल्डन शैवाल भी होता है, गोल्डन एल्गी जिसे बोलते हैं, जो हल्का पीला होता है, उसके बारे में देख लेंगे। लाल शैवाल देख लेंगे, तो 3-4 और होगा, 4 और होगा, हमें लग रहा है कुल 5-6 है, तो 4-5 और बचा हुआ है। हम लोग 2 लेक्चर में उसको एंड कर लेंगे। उसके बाद फिर शैवालों का आर्थिक जो महत्व है उसे देख करके शैवाल वाला टॉपिक एंड करेंगे। फिर बढ़ेंगे हम लोग कवक, फिर उसके बाद लाइकेन। तो एक ये हम लोगों का सेक्शन एंड हो जाएगा, फिर अगले सेक्शन पढ़ेंगे। तो मान के चलिए कि हम लोग बॉटनी एंड करने के बाद फिर आराम से खूब डिटेल्स में जा करके हम लोग जूलॉजी भी पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि प्रश्न खूब आता है, जूलॉजी से भी आता है, बॉटनी से भी आता है। तो किसी भी सेक्शन को हम लोगों को नज़रअंदाज करते हुए नहीं चलना है, डिटेल में ही पढ़ते हुए हम लोगों को चलना है। तो आप लोग जुड़िए, बाकी जो आपके दोस्त हैं उनको भी जोड़िए, जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं उनको आप एडमिशन दिलवाइए। पढ़ना है तो खूब ईमानदारी के साथ अच्छे से पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। साइंस से आपकी छुटकारा मिल जाएगी, नोट्स बन जाएगा प्रॉपर, फिर उसको पढ़िए, फिर बार बार इधर मत भटकिए, यहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ना, ये सारी चीज़ें खत्म करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।